हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। So we are going to solve the previous year NEET questions on the what thermal properties of matter. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। So on a new scale the temperature which is linear and called the W scale, the freezing and boiling points of water are 39 and 239 degree W scale is there. What will be the temperature on the new scale corresponding to temperature of 39 डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस स्केल? आपको मालूम है बच्चों, हमने स्टडी किया है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। वैसा एक स्केल है डब्ल्यू स्केल की, जिसमें कि बाबा फ्रीजिंग पॉइंट मेजर एज 39 एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज मेजर एज 239। सो बच्चों इसका बेसिक्स क्या होता है रे? आपको मालूम है कि बाबा यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि बाबा तो यहाँ पे होता है बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट, यहाँ पे होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने बेसिक स्टडी किया था बच्चों। सपोज मैंने मान लिया पहला मेरा सेल्सियस स्केल है, मैंने मान लिया दूसरा केल्विन स्केल है, तीसरा फ़ारेनहाइट स्केल है। सो आपको मालूम है ये वैल्यू कितनी होती है रे? यहाँ पे होता है बच्चों 0, तो यहाँ पे होता है 100। केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन टू 373.1 केल्विन। यहाँ पे बात करें तो 32 टू 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो आपको जो वैल्यू होती है कि इन बिटवीन दैट जो भी टेम्परेचर मेजर करना होता है इन बिटवीन, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो यही होगा टीके, यही होगा यहाँ पे टीएफ। तो बेसिकली व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, इसका बेसिक्स यहाँ पे ही है बच्चों कि बाबा हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल, तो यहाँ पे कन्वर्ट कैसे राइट करते हैं इक्वेशन। जो टेम्परेचर आपको मेजर करना है उस स्केल में, दैट इज अ टीसी माइनस उसका लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब जनरली ये इक्वेशन होता है कि बाबा जो टेम्परेचर करना है मेजर वो माइनस उसका लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला समझ में आया? तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे राइट करेंगे फिर? टीसी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 टीके माइनस 273.15 अपॉन 373.15 minus 273.15 is equal to TF minus 32 upon 232 minus 32। और फाइनल जो रिलेशन बनता है वो क्या है रे कि बाबा TC upon 100 is equal to TF minus TC TK minus 273.15 divided by 100 is equal to TF minus 32 upon 180। तो मैंने एक्सप्लेन किया बेसिक्स क्या होता है। जैसे ये तीनों स्केल वैसे है डब्ल्यू स्केल। तो W का कंपैरिजन किसके साथ है? W का कंपैरिजन सेल्सियस के साथ है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जो टेम्परेचर W में मेजर करना है, जैसे ये TC, ये TK, ये TF, वैसे TW माइनस उसका लोअर लिमिट यानी कौन है रे? देखो फ्रीजिंग पॉइंट 39 डिवाइडेड बाय 239 माइनस 39 इज इक्वल टू, और सेल्सियस का तो मालूम है आपको, TC अपॉन 100। सो आपको कहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग सेल्सियस में जो टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है वो डब्ल्यू स्केल में कितना होगा, मतलब टी डब्ल्यू फाइंड करना है यहां से। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि बाबा टीसी की जगह आएगा, बोलो दैट इज 39 अपॉन 100 इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस 39 अपॉन, ये डिफरेंस हो जाएगा 200। सो 100 2 का, 39 2 का, 78 इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस 39। तो फाइनल आंसर कितना हो गया रे कि बाबा बोलो टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 78 प्लस 39, 98 का 70, सो 107 डिग्री बाय डब्ल्यू।
सब बेसिक भी समझ में आ गया। सो कौन सा भी स्केल हो तो आपको ये बेसिक पकड़ के ही सॉल्व करना है। उस स्केल का जो टेम्परेचर मेजर करना है माइनस उसका लोअर स्केल, लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं तो ऑप्शन मिलता है आपको 117 डिग्री डब्ल्यू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A centigrade and Fahrenheit thermometer are deep in boiling water. The water temperature is lower until the Fahrenheit resistor. कितना Fahrenheit resistor करना है? 180 degree Fahrenheit. What is the fall in temperature as resistor by the centigrade thermometer? तो मुझे बताओ कौन से दो स्केल का कंपैरिजन है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। तो अभी हमने इक्वेशन बनाया था बाबा, टीसी अपॉन 100 इज इक्वल टू टीएफ माइनस 32 अपॉन 180 है ना। ठीक है, टीसी की जगह कितना है? टीसी बाय 100 इज इक्वल टू 140 माइनस 32 अपॉन 180, सो 25 29, सो 9 टीसी इज इक्वल टू 5 इंटू 108 होगा। इज इट क्लियर? सो बोलो अभी 9 टीसी इज इक्वल टू कितना होगा? ये 540 होगा। सो टीसी इज इक्वल टू 540 अपॉन 9, तो कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री सेल्सियस। आया क्या समझ में? ठीक है। सो कितना आता है? 60 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है? A copper rod of 88 centimeter and aluminum rod of unknown length, ठीक है, have their increase in length is independent of increase in temperature. The length of aluminum rod find करना है। ब्रैकेट में आपको दिया है अल्फा। अल्फा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सही है, ठीक है। तो बच्चों ये कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा यहाँ पे जो होता है ना, देयर लेंथ इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताता हूं, ध्यान दे दो कि बाबा अगर आपको मालूम है चेंज इन लेंथ क्या होता है? अरे बोलो, L1 डैश इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पहले के लिए अल्फा अलग, दो मटेरियल का अलग। दूसरा कंडीशन क्या होगा? L2 डैश इज इक्वल टू L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, दो डिफरेंट मटेरियल है, मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। सो आपको कहा है, क्या कहा है बच्चों? इंक्रीज इन लेंथ है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब यहां से बताओ रे क्या करोगे आप? अगर मैंने कहा L2 डैश माइनस L1 डैश, ये दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? L2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। समझ में आएगा बच्चों? ठीक है। सो ये इक्वेशन में ऐसा थोड़े मॉडिफाई करके लिखता हूं बाबा। क्या? L2 माइनस L1, यहां पे बोलो बच्चों क्या कॉमन आएगा? रे डेल्टा टी कॉमन आएगा क्या? L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश। और आपको कंडीशन क्या दिया है? जो इंक्रीज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, वो इंडिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। इसका मीनिंग क्या है? एट टेम्परेचर जो कुछ भी चेंज हो, लेकिन ये L2 डैश माइनस L1 डैश ये किसके बराबर रहेगा? L2 L बाय माइनस L1 चेंज इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। सो अगर यहां पे आप देखते हो तो ये दोनों कैंसिल होके जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा। मतलब फाइनली कंडीशन क्या मिला रे? यही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बाबा L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो मतलब ये मैंने टाइम पास नहीं किया, ये अभी कंडीशन ऑप्टेन करके दी। इसके आगे ऐसा वर्ड आया रे आया तो आपने समझ लेने का, दिस इज अ शॉर्टकट। L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2। तो अभी यहां पे दो मटेरियल है ना बच्चों, तो इक्वेशन अप्लाई करो। एक कॉपर है तो दूसरा एल्यूमिनियम है, तो आपको किसकी लेंथ? तो इक्वेशन क्या बनेगा? L ऑफ कॉपर अल्फा ऑफ कॉपर, L ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। कौन निकालना है? लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। तो सब्स्टिट्यूट करो, लेंथ ऑफ कॉपर कितना रे? 88। अल्फा ऑफ कॉपर कितना रे? 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, बोलो नेक्स्ट, नीचे क्या है रे? अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 2। इसको राइट करो 22 इंटू 10⁻6। इज इट क्लियर? ठीक है, कैलकुलेशन बोलो अभी। 22 4 का 88, तो यहां से पावर देखो बच्चों, अभी ये कितना है? यहां पे आपका 1.7 है। 17 4 का 68,
देन ये -6 ऊपर प्लस, तो मतलब डायरेक्टली कितना आएगा रे 68 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर भी होगा सेंटीमीटर में। एनी डाउट? नहीं। तो ये कंडीशन नोट डाउन करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये होगा 68 सेंटीमीटर। एनी डाउट? नहीं। अब नेक्स्ट, coefficient of linear expansion of brass and steel are alpha 1 L1, length of brass and steel are L2। हाँ वही आया देखो बाबा, L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल द टेम्परेचर्स। तो कंडीशन अभी की नामते हैं, क्या होगी? L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। अभी आए समझ में कब? जब चेंज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन इज फाइंड टू 10⁻⁴ केल्विन। द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। दिया क्या है रे बच्चों? गिवन बोलो सबसे पहले। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब कौन रे? गामा। कितना दिया है? फाइंड टू 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है रे? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। क्या फाइंड करनी है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। मतलब क्या रे? आपको मालूम है बच्चों कि बाबा डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है रे? रो ऑफ टी इज इक्वल टू रो ऑफ नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, है ना। डेंसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, वो इंडिकेट करने वाला पैरामीटर गामा। अभी फ्रैक्शनल चेंज मतलब क्या फाइंड करना है रे आपको? बोलो कि बाबा ये इक्वेशन ऐसे राइट करूं मैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। सही है? नहीं तो डायरेक्टली आपको जैसे इधर शिफ्ट करना है तो वैसे करो। क्या हो जाएगा? रो टी अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो बोलो बच्चों गामा डेल्टा टी किसके बराबर होगा रे? रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट। तो बच्चों फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। मतलब ये आपको फाइंड ही क्या करना है? ये फाइंड करना है चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल। तो ये किसके बराबर है? गामा डेल्टा टी। मतलब आपका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शनल चेंज मतलब रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो दोनों भी वैल्यू है आपके पास, गामा भी है डेल्टा टी है, सीधा मल्टीप्लीकेशन ले लो। तो क्या हो जाएगा? फाइंड टू 10⁻⁴ इंटू 40। तो कितना होगा रे बच्चों? 5 4 के 200, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² यानी 0.02 होगा। पक्का समझ में आया? एनी डाउट? तो यहां पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या मिला? 0.02। समझ में आया फ्रैक्शनल चेंज? कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998 kg per meter cube and at 40 डिग्री सेल्सियस इट इज 992 kg per meter cube। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब क्या फाइंड करना है रे? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कौन? गामा फाइंड करना है। तो अभी डेंसिटी का ही सवाल है। पहला क्या दिया है बच्चों? डेंसिटी एट 20 कितनी थी? 998। देन सेकंड क्या दिया रे? डेंसिटी एट 40 कितनी है? 992 kg पर मीटर क्यूब। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ रे बच्चों? 40 माइनस 20 यानी 20। तो गामा फाइंड करना है। सो आपको मालूम है अभी हमने एक रिलेशन लिखा था ना बच्चों, दिया मैंने, क्या था रे वो? बाबा रो ऑफ टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। आपको एक कुछ तो मिला था अभी फाइनली कि बाबा गामा से वहां से इक्वेशन क्या होगा देखो जरा, रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द गामा। नाउ सब्स्टिट्यूट करो यहां पे अभी। बोलो इनिशियली कितनी डेंसिटी थी रे? 998 माइनस टेम्परेचर के साथ कितनी हुई? 992 अपॉन क्या आ जाएगा? 998 इंटू क्या? डेल्टा टी कितना है? 20। तो ऊपर कितना आएगा रे? 6 अपॉन, बच्चों मल्टीप्लीकेशन करो, 2 8 का 16, 2 9 18 का 19,
इंटू ये 0 आया समझ में। तो मुझे यहां से बताओ किसी बच्चों, कैन आई राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली, देखो हाँ 2 1.2 इंटू 10⁴ लिख सकता हूं क्या, बोलो। अरे इसको लिख दिया मैंने, ऐसा राइट कर सकता हूं ना ये वाले टर्म को 1.9960 10 से डेसिमल शिफ्ट किया, सो ये 1.99 अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 2 हुआ। सो बोलो, सो फाइनल आंसर कितना हुआ बोलो। सो गामा इज इक्वल टू 3, ये पावर ऊपर चला जाएगा -4 पर डिग्री सेल्सियस। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं। वही फॉर्मूला यूज किया ना डेंसिटी वाला, तो कितना आता है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 and R2 रिलेशन दिया है, R1 होगा 1.5 टाइम्स R2। क्या फाइंड करना है आपको, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर रेशियो। सो बच्चों आपको मालूम है हीट इक्वेशन क्या होता है रे, हीट इक्वेशन होता है m डेल्टा T। दो टाइप की हीट है, वन इज अ सेंसिबल हीट, सेकंड वन इज अ लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड लैटेंट हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो नाउ सी यहां से बोलो अभी क्या होगा कि बाबा लेकिन यहां पे तो रेडियस का रेशियो दिया है बाबा, R2 जो होगा वो 1.5 टाइम्स, सॉरी R1 जो होगा 1.5 टाइम्स R2 होगा। तो आपको मालूम है बच्चों यहां पे शेप कौन सा है रे, स्पीयर है। तो यहां पे बच्चों आपको मालूम है रेडियस दिया है, तो कैन आई सब्स्टिट्यूट, मास की जगह डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। हाँ आया क्या समझ में। तो अभी आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है रे, कितना होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, सो मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया अभी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एस इंटू डेल्टा टी। आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, हीट का, मतलब Q1 अपॉन Q2। तो रेशियो में कौन नहीं आता, कांस्टेंट टर्म नहीं आते, तो रो कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, डेल्टा टी कांस्टेंट, तो खाली कौन रेशियो, मतलब क्या होगा R1 अपॉन R2 का क्यूब होगा। क्लियर, ठीक है। सो अभी सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, तो आपको रिलेशन दिया है, यहां से देखो R1 अपॉन R2 कितना होगा 1.5 का क्यूब होगा। सो कैन आई राइट इट इज 3/2 का क्यूब, सो 3 का क्यूब कितना 27/8 होगा। क्वेश्चन समझ में आया पक्का, एनी डाउट नहीं। सो हीट का रेशियो निकालना था तो हीट इक्वेशन यूज किया। ओके ठीक है, नेक्स्ट। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, क्या फाइंड करना है, थर्मल कैपेसिटी दिया गया आप लोगों को, बोलो मास दिया है कितना है 40 ग्राम। सो बच्चों ऐसा यूनिट नहीं चलेगा, ऐसा यूनिट में चाहिए तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻² kg होगा। सेकेंड स्पेसिफिक हीट दिया है कितना 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। नाउ सी बच्चों यहां इसको कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा, क्यों, बिकॉज आपको हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो अभी ये क्या हो जाएगा मास 40 इंटू ये 0.2, तो नीचे ये ग्राम है ये ग्राम है, मल्टीप्लीकेशन में ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो कितना हुआ रे 42 का 80, तो मतलब 8 आया। लेकिन बोलो बच्चों यहां से आपको जो आंसर दिए है वो किस में दिए, जूल पर केल्विन में दिए। तो अभी आपने देखा ये 40 था, सब्स्टिट्यूट किया, 0.2 था, सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आया कितना बच्चों 80, यानी 8 क्या आया कैलोरी पर केल्विन आया। आंसर किस में है, जूल पर केल्विन। तो आपको मालूम है बाबा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रे, 4.2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8 का 16, 33.6 जूल पर केल्विन आएगा। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट. Two identical bodies are made up of material for which heat capacity increases with increase in temperature. One of these at 100 degree Celsius, तो दूसरी बाबा 0 degree Celsius. If the two bodies are brought in contact, assuming no heat loss, the final common temperature. बच्चों क्या दिया है? एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. दूसरे का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. और आपको कुछ तो हिंट दिया है बाबा, जो हीट कैपेसिटी होगी वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो बच्चों आपका क्या ख्याल है, किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा? 100 वाले के ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर 100 है तो इतनी टाइम्स हीट कैपेसिटी बढ़ गई. मतलब तो 0 डिग्री सेल्सियस का कम होगा ना रे, बहुत कम होगा. तो जब दोनों ये मिक्स किए बच्चों, दोनों का मिक्सचर किया, तो मुझे बताओ आपको यही समझ में आ रहा है बाबा, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज मच मच ग्रेटर देन 100 हीट कैपेसिटी विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि हीट कैपेसिटी तो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही, मतलब इसका 100 गुना है. क्लियर? तो जब ये दोनों मिक्स करेंगे बच्चों, तो आपका ऑप्शन दिया है 50 होगा, मोर देन 50 होगा, लेस देन मोर देन 50 होगा. क्यों? बिकॉज इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसका हीट कैपेसिटी कम है. तो दोनों मिक्सचर करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होगा मिक्सचर का टेम्परेचर. एक क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये जज आपको जजमेंट करने का था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. तो क्या रहेगा इसका? मोर देन 50. एनी डाउट? नहीं. नेक्स्ट. A piece of ice falls from height h so that it melts completely. Only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice and all the energy of ice is converted into heat during fall. तो वैल्यू ऑफ h मतलब कौन रे? हाइट. आपको दिया है लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना होगा. सो बच्चों इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये आइस का पीस यहां पे है, कितने हाइट पे है? h. तो अभी उन्होंने कहा है कि बाबा ये अब नीचे आ रहा है तो वो कन्वर्ट हो गया. अरे मतलब यहां पे मुझे बताओ उसके पास कौन सी एनर्जी है? बिकॉज ऑफ पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh. तो वो कह रहे बाबा जो नीचे जब आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रहा है. लेकिन मेल्ट होने के लिए उसने कितनी एनर्जी यूज की? 1/4 only heat produces absorb ice and convert into the. Is it clear? मतलब मुझे बताओ यहां पे आपने को समझ में आया कि कितनी हीट एनर्जी यूज हुई? बाबा जो Q थी वो 1/4 ऑफ mgh यूज हुई है ना. तो यहां पे Q क्या होगा? ml इज इक्वल टू 1/4 mgh होगा. करेक्ट. सो आपको यहां से मुझे बताओ mm गेट कैंसिल, आपको h क्या होगा रे? 4L/g होगा. अरे आया क्या समझ में? तो 4 इंटू, बोलो बच्चों लैटेंट हीट कितना है? कैन आई राइट 34 इंटू 10⁻⁴ अपॉन g यानी 10. सो मल्टीप्लीकेशन करो रे, कितना होगा? 34 4 का कितना हो जाएगा? बोलो 136. ये पावर ऊपर जाके 10⁻3. ये आंसर किस में आया? मीटर में. यानी कितना होगा रे? 136 किलोमीटर आया. पक्का समझ में आया कि बाबा इसके पास जब इधर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे आ रहा था तो आइस मेल्ट हुआ, लेकिन मेल्ट होने के लिए उसने खाली 1/4 ही एनर्जी यूज की. सो Q इज इक्वल टू 1/4 ऑफ mgh. एनी डाउट? तो यहां से इक्वेशन बनेगा, आंसर आपका 136 किलोमीटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो. A steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius. When water acquires a temperature of 80 degree Celsius, the mass of water present will be. ब्रैकेट में दिया है आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. बच्चों क्या समझ में आ रहा है? बोलो स्टीम के स्पेसिफिकेशन क्या है? बोलो जरा स्टीम क्या है बच्चों? स्टीम कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 100 डिग्री सेल्सियस. इज पास इनटू 20. वाटर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? वाटर का मास दिया आपको कितना है?
20 ग्राम, ठीक है बाबा। उसका टेम्परेचर कितना है इनिशियली? अरे 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बाबा। देन एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ व्हेन वाटर एक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ रे? वाटर ने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चला गया, मतलब उसने हीट एब्सॉर्ब किया। किससे? स्टीम से। तो उसी वक्त बच्चों, मतलब स्टीम का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था? 100। और दोनों ने कॉमन कितना टेम्परेचर अचीव किया? 80। मतलब इसका T2 कितना हुआ? 80। आया क्या समझ में? और इसका कितना हुआ? इसका भी T2 कितना हुआ? 80। मतलब एक ने ही लॉस्ट किया, दूसरे ने गेन किया, और कॉमन टेम्परेचर कितना अचीव किया? 80। तो मुझे बताओ बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है? हीट किसने लॉस्ट की, बोलो? हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। पक्का समझ में आया? लेकिन हुआ क्या रे बाबा? स्टीम के पास स्टीम थी, तो स्टीम का टेम्परेचर 80 हुआ, मतलब पहले स्टीम का क्या हुआ होगा बाबा? कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर वाटर का टेम्परेचर 80 आया। मतलब यहां पे बोलो बच्चों, तो हीट लॉस बाय स्टीम, पहले वो थी लैटेंट हीट, कुछ स्टीम वाटर में चेंज हुई तो स्टेट चेंज हुआ, तो यहां से आया m इंटू एल प्लस लेन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 80 पे, तो वहां पे क्या आता है? ms डेल्टा टी। दिस इज फॉर व्हाट? स्टीम। अभी वाटर के लिए क्या हुआ? वाटर का तो खाली टेम्परेचर चेंज हुआ, वाटर का स्टेट चेंज हुआ क्या? नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी ऑफ वाटर। कंसेप्ट समझ में आएगा? कैलकुलेशन करेंगे। अभी बोलो, आपको क्या निकलना है बच्चों? मास ऑफ वाटर। तो ये स्टीम का मास किस में चला गया? वाटर में चला। ये भी किस में चला गया? वाटर। मतलब आपको m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? m। सो m इंटू, बोलो लैटेंट हीट कितनी है रे स्टीम की? 540 प्लस m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? 1। टेम्परेचर चेंज कहां से आएगा? 100 माइनस 80। आया क्या समझ में? स्टीम का पुटअप किया। मास ऑफ वाटर कितना है देखो? 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1। अभी वाटर कहां से कहां गया? 80 माइनस 10। क्वेश्चन इक्वेशन समझ में आया? तो बोलो, अभी यहां से m निकालना है बच्चों, तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80 20। ये टोटल कितना हो जाएगा? 560 m। वहां पे देखो 80 माइनस 10 70, यानी 1400। करेक्ट। तो यहां से m कितना होगा रे? कैलकुलेशन बोलो। तो बच्चों m इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 560। 0 0 गेट कैंसिल। आपको मालूम है 14 4 का, सो कितना आया? 10 बाय 4। सो 4 2 का 8। अरे 2.5 ग्राम आया ना, हमने ग्राम में सब्स्टिट्यूट। अभी ये मास किस में कन्वर्ट हुआ? इतना मास वाटर में कन्वर्ट हुआ, स्टीम का। आपको पूछा है टोटल कितना होगा, तो इनिशियली कितना था? 20। बाद में कितना ऐड हुआ? 2.5। तो टोटल वाटर कितना हुआ अभी? टोटल वाटर इज इक्वल टू 20 प्लस 2.5, यानी 22.5 ग्राम। अरे पक्का समझ में आया? तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहां पे आपको प्रिंसिपल खाली ध्यान रखना है, कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, किसका स्टेट चेंज हो रहा है, किसका खाली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। क्वेश्चन में डाउट नहीं? तो यहां से आपका आंसर मिल गया 22.5 ग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट। Liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at a constant pressure of 1 atmosphere. Liquid oxygen को हीट किया। The rate of heating, so आपको पूछा है rate of heating, हाँ, rate of heating is constant. So which one of the following graph represents the variation of temperature with time? बच्चों बहुत इजी, आपने स्टेट ऑफ चेंज सब्सटेंस किया है ना, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। सो इनिशियली कहां था रे वो? 50 केल्विन पे था, मतलब ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, यहां से स्टार्ट होगा। अभी उसको कहां से हिट किया? 300 केल्विन तक लेके गए। तो लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है रे? कुछ तो 60 केल्विन होता है, 90 केल्विन। कितना होता है? 60 और 90 केल्विन। मतलब वो लिक्विड ऐसे चलते चलते कहां तक गया? बॉइलिंग पॉइंट तक गया।
तो यहां से कन्वर्ट क्या हो जाएगा, अभी जो लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट होते जाएगा। सो गैस में पूरा कुछ टाइम लगता है ना, टोटल लिक्विड ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू टोटल गैसियस ऑक्सीजन। बाद में क्या होगा, फिर से टोटल लिक्विड ऑक्सीजन टोटल गैस में कन्वर्ट हुआ, बाद में फिर से उस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे जैसा आपको मालूम है ना, वाटर का क्या होता है बच्चों, इनिशियली होता है आइस, आइस टोटल हीट कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर का टेम्परेचर 100 से फिर से टोटल स्टीम, स्टीम से ऊपर। अरे इज इट क्लियर? तो ये ऐसे चलते चलते 300 केल्विन तक जाएगा। स्टेट चेंज होगा कि नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन टू गैसियस ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ग्राफ कौन सा नेचर करेक्ट होगा बच्चों, लाइक दिस। एनी डाउट? नेक्स्ट क्या है देखो, इफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स विथ 1 ग्राम ऑफ आइस, रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बच्चों क्या है बोलो आपके पास, 1 ग्राम स्टीम है जो मिक्स किया किसके साथ, 1 ग्राम ऑफ आइस के साथ। तो आपको पूछा है रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा। जैसे हमने वो क्वेश्चन था ना, हीट कैपेसिटी बाबा, एक का 100 डिग्री सेल्सियस तो दूसरा 0, तो हीट कैपेसिटी 100 वाले का बहुत ज्यादा था तो टेम्परेचर क्लोज टू 100 मोर देन 50, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी मुझे बताओ बच्चों, हीट कौन लॉस्ट करेगा, स्टीम। कौन गेन करेगा, आइस। तो हम ऐसे कह रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना है कि बाबा मुझे बताओ, मैंने कंसिडर किया फर्स्ट कि टोटल आइस टोटल वाटर में कन्वर्ट हुआ। सो इसके लिए कौन चाहिए, लेटेंट हीट। सो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा रे, मास कितना 1, उसकी कितनी होती है 80 कैलोरी होती है। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो मतलब कितनी हीट लगी, 80 कैलोरी लगी। ठीक है बाबा। अभी मैं दूसरा स्टेट कंसिडर कर रहा हूं, बाबा टोटल वाटर जो है वो अभी कहां चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया ना, बॉइलिंग पॉइंट पे चला गया। तो उस वक्त जो हीट लगती है वो कौन सी होती है रे, एमएस डेल्टा टी, क्योंकि अभी टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो उस वक्त कितनी हाई हीट लगेगी देखो जरा बाबा, मास कितना था 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, टेम्परेचर इनिशियली आइस का कितना था 0, कहां चला गया 100, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 100, तो कितनी कैलोरी हुई, मतलब बाबा पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट होके वाटर फिर से बॉइलिंग पॉइंट पे जाने तक टोटल हीट कितनी लग रही है 180 कैलोरी। और इसके पास कितनी हीट कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम मान रहे हैं कि बाबा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, तो लैटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी होगी, m इंटू लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। सो कितना है 1, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम होती है 540, तो 540 कैलोरी। अरे बच्चों मतलब क्या, बाबा ये बोलता है कितना भी आइस आ जाओ, वो आराम से आइस वाटर में कन्वर्ट होके फिर से भी स्टीम में कन्वर्ट होगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट इसके पास प्रेजेंट है। अरे क्लियर? तो आपका क्या ख्याल है, मिक्सचर का टेम्परेचर स्टीम के बराबर रहेगा या इधर आएगा, स्टीम के ही बराबर रहेगा, क्योंकि स्टीम के पास बहुत ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्लोज कितना रहेगा, अरे 100 ही रहेगा। आया क्या समझ में, बिकॉज स्टीम आइस को इजीली हीट दे रहा है, उसको वाटर में भी कन्वर्ट कर रहा है, वाटर फिर से स्टीम में भी कन्वर्ट कर रहा है। ये करने के लिए सिर्फ इतनी हीट लग रही है, तो इसके पास इतनी हीट है। सो मतलब ये फिर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर क्या रहेगा मिक्सचर का 100 ही रहेगा। आया क्या समझ में, लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो क्या है अभी, the energy that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour। क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या दिया है वो बताओ, पावर दिया है ना 100 किलोवाट, देन टाइम दिया है कितना 1 आवर। आपको फाइंड क्या करना है, एनर्जी। सो इजी है ना बच्चों, आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या रे, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ तो बोलो सब्स्टिट्यूट करो, पावर कितना, अभी एसआई यूनिट में है ना एनर्जी, जूल में दिया है, तो 100 किलोवाट मतलब 10⁵ वैट हुआ, ये 20 किलोवाट का वैट 30, इनटू टाइम 1 आवर है तो सेकंड में करना पड़ेगा एसआई यूनिट 3600, तो टोटल कितना होगा 36 इंटू 10⁷ जूल। आया क्या समझ में,
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आ जाता है नेक्स्ट। रीड करो। द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स द मैक्सिमम एनर्जी कितने दिया है एट वेवलेंथ लैम्बडा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज टू so that it radiates the maximum energy at wavelength 3/4 power radiated becomes np। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। ये दो कंडीशन है ना, पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, पहली कंडीशन में पावर कितना रेडिएटेड है p, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना है रे लैम्बडा नॉट, देन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज, ठीक है, तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा टी कुछ तो होगा। अभी कहा है टेम्परेचर चेंज करने के बाद वेवलेंथ कितनी हो गई 3/4 लैम्बडा नॉट, तो टेम्परेचर कुछ तो हुआ होगा चेंज टी डैश, तो लास्ट में देखो पावर कितना होता है एनपी, तो आपको कहा है बच्चों वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, करेक्ट। सो बच्चों आपने स्टडी किया है ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सो आपको किसका रेशियो फाइंड करना है, पावर की वैल्यू यानी एनपी है। सो आपको मालूम है क्या बोलता है पावर कितना होता है सिग्मा ए टी रेस टू 4 होता है, सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4। एक्चुअल में फॉर्मूला में होता है ई होता है ई सिग्मा ए टी रेस टू 4, लेकिन फॉर ब्लैक बॉडी इमिसिविटी जो है स्मॉल ई 1 होता है, बाकी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लेस देन 1 होता है, तो यहां से मैंने ई सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया। इज इट क्लियर, ठीक है। सो मतलब आपको समझ में आया बच्चों P इज प्रोपोर्शनल टू T रेस टू 4, तो मैं कैसे कहूंगा P2 अपॉन P1, तो हमारे टर्म में ऐसे लिखता हूं डैश में P डैश अपॉन P इज इक्वल टू T डैश अपॉन T का पावर 4 इज इक्वल टू P डैश कितना है NP, P कितना है P, तो N का फॉर्मूला क्या बना रहे है क्या समझ, लेकिन आपको T डैश के टर्म में है ही नहीं कुछ, आपको तो वेवलेंथ दिया है। तो आपको मालूम है बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएट का आपने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया था विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब एज पर विंस लॉ क्या होता है लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब क्या लैम्बडा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज अ विंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट। मतलब आपको बच्चों मुझे बताओ अभी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो किसका यूज करके, वेवलेंथ का यूज करके, तो सब्स्टिट्यूट करो, पहला वेवलेंथ कितना रे लैम्बडा नॉट, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना था टी, दूसरा कितना रे 3/4 लैम्बडा नॉट इनटू टेम्परेचर कितना टी डैश, लैम्बडा नॉट गेट कैंसिल, आपको यहां पे कौन चाहिए टी डैश बाय टी चाहिए, तो यहां से बोलो टी डैश बाय टी किसके बराबर है बच्चों 4/3 के बराबर है। सो फिनिश यहां पे 4/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा, सो बोलो सो एन इज इक्वल टू 4/3 का पावर 4, सो बोलो 4 का 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 81। क्वेश्चन समझ में आया, करेक्ट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ विंस लॉ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो यहां से आपको आंसर मिलता है 256 अपॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, two rods A and B of different materials are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of composite rod कितना होगा, सोचा आप देख रहे हो दो रॉड कैसे है रे एक दूसरे पे ऐसे अटैच किए हैं, है ना, पहले वाले के प्रॉपर्टीज क्या है बाबा, उसका ए है दूसरा बी है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 ये K2, इस एंड का टेम्परेचर T1 यहां का टेम्परेचर T2, दोनों का लेंथ कैसा है थिकनेस सेम है, दोनों का कुछ नहीं दिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा सेम होगा। तो आपको कहा है कि वो कंपोजिट रॉड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। सो बच्चों आपको मालूम है ये जो थर्मल कंडक्टिविटी के प्रॉब्लम है दैट इज सिमिलर विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक एनालॉजी, मतलब जैसे हीट फ्लो होगा वैसे करंट फ्लो होगा। तो आपको मालूम है पैरेलल में करंट क्या होता है रे,
अरे डिवाइड होते ही ना, वैसे हीट जो होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। सो आपको मालूम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या था रे? अरे यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वहां पे किसकी बात थी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से मैं खाली दो रॉड के नाम दिए हैं तो 1/R है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/K। क्या होता है? L/K। L यानी वो थिकनेस, वो डिस्टेंस थ्रू विच हीट इज टू बी ट्रांसफर। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, क्या होगा? दोनों तरफ बोलो। यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? अरे बोलो, K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां पे बताओ क्या होगा? और यस, यहां पे दोनों का लेंथ कितना है? D है, तो ले लिया। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी एक का K1 है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A ही है, प्लस यहां पे D K2A। बच्चों अभी मुझे बताओ कि सीरीज हो या पैरेलल, यहां पे लेंथ यानी जो D है वो तो सेम है, तो यहां से ये डी डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो इफेक्टिव एरिया है वो ट्वाइस हो जाएगा ना, इसका ए प्लस इसका ए दोनों का क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, सो K इक्विवेलेंट इंटू 2A इज इक्वल टू, राइट में क्या है बच्चों? K1 प्लस K2। आपको क्या निकालना है? K इक्विवेलेंट। अरे सही है। सो बोलो अभी, ए गेट कैंसिल, सो K इक्विवेलेंट किसके बराबर है? K1 प्लस K2/2। सिंपल। यहां पे यूज क्या किया? रेजिस्टेंस इन पैरेलल, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन L इफेक्टिव D था, लेकिन एरिया इफेक्टिव दोनों का 2A होगा। सो D D D D गेट कैंसिल, यहां से A गेट कैंसिल, आपको यही निकालने का था। तो K इक्विवेलेंट आपका कितना आता है बच्चों? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2। पक्का अंडरस्टूड? एनी डाउट? नहीं। तो बच्चों यहां से ही एक क्वेश्चन आता है कंपोजिट स्लैब वाला, वो भी है, देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। A spherical black body with radius 12 centimeter, radius 450 watt, power at 500 Kelvin. If the radius were half and the temperature double, the power radiated would be. बोलो बच्चों, फॉर्मूला किसका है? ब्लैक बॉडी है, पावर रेडिएट कर रही, तो हमने कहा बाबा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? बोलो। वो वही देता है बाबा कि ब्लैक बॉडी कितना पावर हीट रेडिएट करेगी। तो क्या होता है उसका इक्वेशन? अभी हमने लिखा था, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू 4। लेकिन यहां बात रेडियस की हो गई है, तो आपको मालूम है ए क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी होता है। तो यहां से क्या होगा? सिग्मा इंटू 4πr² इंटू टी रेस टू 4। तो ये पावर का फॉर्मूला हुआ। तो बच्चों जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो कांस्टेंट आता नहीं है। तो यहां से आप देख रहे हो चेंज क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ के कि बाबा कह रहे रेडियस हाफ किया, मतलब सेकेंड केस का रेडियस है पहले के हाफ होगा। सेकेंड चीज और दी है, टेम्परेचर डबल होगा, जो T2 होगा वो क्या होगा? अरे आया क्या समझ में? तो आप इस इक्वेशन को देखकर पा रहे हो कि बाबा पावर किसने प्रोपोर्शनल है? रेडियस स्क्वायर के और टी रेस टू 4 के। इज इट क्लियर? तो इक्वेशन बनाओ, क्या होगा बाबा? P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू T2 अपॉन T1 रेस टू 4। आया क्या पक्का समझ में? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अभी, बोलो बच्चों। आपको P2 कैलकुलेट करना है, P1 कितना दिया है देखो, 450 वाट दिया है। सो सब्स्टिट्यूट करता हूं, इनटू अभी देखो आपको R2/R1 चाहिए, तो ये कितना होगा? 1/2 उसका स्क्वायर, देन इनटू T2/T1, तो T1 इधर आया तो 2 रहेगा, 2 का पावर होगा 4 होगा। इज इट क्लियर? अभी बताओ बच्चों क्या होगा कैलकुलेशन? P2 इज इक्वल टू 450 इंटू 1/4, 2 का पावर 4 मतलब कितना रे? बोलो 16 ना? हाँ, तो पावर कितना होगा? 900 इंटू 2, 1800 वाट होगा।
अरे इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सो पावर रेडिएशन का सवाल था, तो बोल्ट्जमैन लॉ यूज करके सॉल्व किया, तो आपको यहां पे आंसर मिलता है 1800 वैट। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A black body is at temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation is emitted by body of wavelength 250 nanometer. थ्री कंडीशन से बच्चों बोलो। पहला दिया है एनर्जी U1 होगी, तब वेवलेंथ कितना होगा? 250 नैनोमीटर। दूसरा U2 होगा तो लैम्बडा 2 दिया है 500 नैनोमीटर। देन एनर्जी U3 होगा तो लैम्बडा 3 दिया है 1000 नैनोमीटर। तो आपको कहा है कि बाबा कंपेयर करो किसके बीच में? एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। तो बच्चों आपको मालूम है ये कि बाबा ये किसने दिया था? आपने ग्राफ स्टडी किया था क्या? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। यहां से ही आपने पढ़ा था द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन इज लैम्बडा एन, और यहां पे था टेम्परेचर। सही है? सो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि बाबा जैसे ये एनर्जी यू मैक्स है, वैसे U1 है, वैसे U2 है, वैसे U3 है। तो अपने विन्स लॉ क्या कहता था? लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो लैम्बडा एम इज इक्वल टू बी बाई टी। तो आपको लैम्बडा एम पता करना चाहिए, तो U1 U2 कहां होगा समझ में आएगा। सो यहां से मुझे बताओ लैम्बडा एम कैसे कैलकुलेट करोगे? बी का वैल्यू दिया है बच्चों आपको, कैन आई राइट 288 इंटू 10⁻⁶ की जगह 4 लिखता हूं। अरे सही है, मैंने कन्वर्ट कर दिया। नीचे क्या है रे बच्चों? टेम्परेचर दिया है, देखो ऊपर 5760 केल्विन है। सो बोलो आपको दिखाई दे रहा है क्या रे? 288 2 का 56 होगा। सो 1/2 कितना होगा? 0.5। ये 0 ऊपर जाके 10⁻3। तो बच्चों लैम्बडा यम कितना आया रे? 500। किस में सब्स्टिट्यूट किया? नैनोमीटर में। मतलब बाबा इन तीनों में से आप देख रहे हो ये जो वैल्यू आई 500, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? अरे U2। तो उसके पहले वेवलेंथ कौन सी आएगी? 250। उसके बाद में कौन आएगी? 1000। तो बच्चों इनकी जो एनर्जी होगी ये 250, और ये इनकी ये कहां होगी? नीचे ही होगी। मतलब ये U2 है तो बाबा यहाँ पे ये U1 है, U3 है। पक्का समझ में आया? सो यहां से मुझे देखकर बताओ, कंपैरिजन बोलो फिर। सबसे ज्यादा U2 है, मतलब जो U2 होगा वो U1 से भी ग्रेटर होगा और U3 से भी ग्रेटर होगा। सो बी ऑप्शन। अरे क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले आपने निकाला वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इन एनर्जी रेडिएशन, तो वहां से आपको मिल गया बाबा U2 U3 कहा लाई करेगा, U1 U3। एनी डाउट? नेक्स्ट। The two ends of metal rod are maintained at temperature 100 and 110. The rate of heat flow in rod is 4 joule per second. If the ends of rod are maintained at 200 and 210, rate of heat flow। बच्चों क्या क्या दिया है? दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में T1 कितना था? 110, तो T2 कितना था? 100। सेकेंड कंडीशन में 210 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हुआ? 200 डिग्री सेल्सियस। अभी ये क्या दिया है? जूल पर सेकेंड दिया है, मतलब रेट ऑफ हीट, मतलब पावर। पहले केस में पावर कितना था? 4 जूल पर सेकेंड। तो आपको कहा है सेकेंड केस में कितना होगा? सो बच्चों है कंडीशन किसका? हीट ट्रांसमिटेड थ्रू द रेट, दैट इज कंडक्शन। रेट ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आपको मालूम है उसका इक्वेशन क्या होता है? याद करो बच्चों जरा। Q इज इक्वल टू, अरे बोलो, के ए T1 माइनस T2 अपॉन, बोलो, X यहां पे T। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों कि अभी वो रॉड तो वही है, मतलब रॉड का लेंथ भी वही है, रॉड का एरिया भी वही है, के तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है। सो कैन आई से यहां से Q बाई टी किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो मुझे यहां से बताओ बच्चों, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? देखो यहां पे भी डेल्टा टी कितना है? फर्स्ट केस में 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे केस में कितना है रे?
10 ही। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है मतलब दोनों का हीट रेट भी क्या होगा, सेम। मतलब बाबा Q बाई टी डैश भी कितना होगा जो पहला था वो। अरे है ना, इजी, समझ में आया कंडीशंस कंपेयर करके। तो ये भी आंसर कितना होना चाहिए, 4 जूल पर सेकंड। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। A piece of iron is heated in a flame. It first becomes dull red, then become reddish yellow, and finally turns to white hot. The correct explanation for above observation. Piece of iron is heated. Flame में heat कर रहे, अरे बोलो, तो उनका चेंज, कलर चेंज हो रहा है। रिलेशन किसके बीच में बच्चों, आपको मालूम है ना? अरे कलर चेंज मतलब किसके साथ? मैंने अगर कहा वीप की ओर, अरे जस्ट एग्जांपल के लिए कहा वीप की ओर, तो आपको मालूम है बच्चों, जब यहां से वॉयलेट की रेड की तरफ जाओ तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, ऐसा ही है। सो यहां से क्या कर रहे हैं हम, इसको हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कलर चेंज हो रहा है, मतलब कौन चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही। सो मतलब रिलेशन किसके बीच में है, लैम्बडा और टी के बीच। और कौन देता है वो, अरे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ना। मतलब ये रिलेशन इनके बीच में देने वाला कौन, विंस। तो कौन एक्सप्लेन, ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। आया क्या समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। द टू मेटल रॉड्स 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर। बच्चों जो दिया है फटाफट राइट करने। पहले कहा है दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है बाबा। बाद में कहा दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, ठीक है बाबा। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी डिफरेंट है। रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन 1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 2। कंडीशन क्या दिया है, रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन 1 इज 4 टाइम्स। मतलब कौन रे, रेट ऑफ हीट कंडक्शन अभी मैंने बताया ना, Q बाई टी, मतलब कौन होता है, पावर। मतलब बाबा पावर इन 1 कितना दिया है, 4 टाइम्स इन, 4 टाइम्स इन पावर इन। अभी मुझे बताओ, हमने पी का इक्वेशन अभी लिखा था गहरे बच्चों, क्या था बोलो, याद करो जरा, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, सही है। सो मुझे बताओ, अभी यहां पे लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, P1 की जगह इक्वेशन क्या आ जाएगा, K1 A1, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस सेम, तो डेल्टा टी बोलता हूं। लेंथ ऑल्सो सेम, यहां से कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 से। सो K2 A2 डेल्टा टी बाय एल। तो बोलो बच्चों क्या कैंसिल होगा, देखो डेल्टा टी एल गेट कैंसिल, डेल्टा टी। सो फिनिश ना क्वेश्चन। सो क्या रिलेशन मिल गया, बोलो K1 A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K2 A2। आया कि नहीं समझ में? कंडीशन प्रॉपरली लिख दो, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन बन जाएगा पहला ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, if the radius of star is r and it acts as a black body, what would be the temperature of star in which rate of energy production। बच्चों स्टार है, ब्लैक बॉडी है, तो हीट रेडिएट कर रहा है, मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अरे समझ में आना चाहिए। तो मुझे कहा है कि रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। सो इजी है बच्चों, बोलो अभी लॉ क्या कहता है रे, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू 4। मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है। अभी आपको मालूम है स्टार सन, इसको हम कंसिडर करते हैं स्फीयरिकल शेप, तो ये क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। सो मुझे पहले बताओ टी रेस टू 4 का इक्वेशन क्या, पी अपॉन सिग्मा है। अभी पी सिग्मा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों टेम्परेचर कितना होगा रे, ये 4 उधर चला जाएगा, यानी पावर अपॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, उधर जाके 1। कितना इजी क्वेश्चन। देखो कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर, अरे इन्होंने कौन सा है, डी है क्या, नहीं, हाँ मतलब यहाँ के पी लिया है तो मैंने वहां पे क्यू लिया है खाली। एंड इज इट क्लियर, सिंबल का कंफ्यूजन, ठीक है बाबा, उनके हिसाब से जाते, ये क्यू लेता हूं, सही है, ठीक है। अभी देखो कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ना, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट,
द स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर, थिकनेस 0.1। बच्चों इस क्वेश्चन में फटाफट लिखते हो, एरिया दिया है कितना है रे, 0.36 मीटर स्क्वायर। थिकनेस कितना है, थिकनेस यानी हमारा एक्स और यल होता है 0.1 मीटर। एक्सपोज टू लोअर सरफेस ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ब्लॉक ऑफ आइस एट 0। मतलब टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना है 100 और टेम्परेचर ऑफ आइस कितना है 0। ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ स्लैब इन 1 आवर 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। टाइम कितना है 1 आवर। मास ऑफ आइस कितना मेल्ट हुआ 4.8 kg मेल्ट हुआ। तो आपको क्या फाइंड करना है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कौन के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस दिया। ये बच्चों इजी क्वेश्चन है ना रे। क्या है बाबा, ये स्लैब है उसके ऊपर आइस है, तो हीट ऐसी ट्रांसफर होगी कि नहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू। इज इट क्लियर। लेकिन हीट ट्रांसफर वर्क, तो हीट का इक्वेशन क्या होता है बोलो, हीट का खाली Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी अपॉन एक्स, है ना। रेट ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, कंडक्शन हुआ। सो मुझे बताओ यहां से बच्चों कि Q नहीं दिया है आप लोगों को, लेकिन कहा है कि आइस मेल्ट होगा। तो आइस मेल्ट होगा मतलब लैटेंट हीट, तो Q की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे रे, एम ऑफ आइस इंटू लैटेंट। आया क्या समझ में अभी। तो अननोन कौन है, खाली के निकालना है आप लोगों को। तो के का इक्वेशन बनाओ पहले, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ के इंटू टी, फटाफट निकालेंगे। चलो के का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ आइस कितना रे 48 इंटू 10⁻⁻1। बोलो लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना 336 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हुआ इंटू एक्स, एक्स कितना 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, बोलो फटाफट नीचे कौन आएगा अभी, एरिया आएगा। एरिया कितना रे 36 इंटू 10⁻²। टेम्परेचर डिफरेंस कितना 100, टाइम कितना 36 इंटू 10⁻²। इज इट क्लियर। अभी कैलकुलेशन फटाफट बोलो। सो क्या हो जाएगा देखो, 12 3 का, 12 4 का, देन 4 9 का, देन 3 1 1 2 -2 + 2। अरे सही है। सो अभी यहां से बोलो, ये 4 भी गया, ये खाली कितना बचा 112 बचा ना यहाँ पे। ठीक है, सो कितना आएगा बोलो 112 बाय 9। अभी 10 के पावर देखो बच्चों, ये +2 -2 चला गया था, ये कितना है 2, ये -1, ये -1 -2, 3 - 2 1, ये ऊपर जाके -1। इज इट क्लियर। सो ये करो कितना आता है बोलो, 9 1 का 9, अरे सही है, कितना बचता है 22, यानी कितना होगा रे 9 2 का 18, तो कितना बचा 30, 3 बचा ना 90 30, तो कितना होगा 93 इंटू 10⁻⁻1, यानी कितना रे 1.23 जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। एनी डाउट नहीं। सो यहां से बच्चों कैलकुलेशन आराम से करो, तो ऑप्शन आता है 1.24 कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो, a cylindrical metallic rod in thermal contact with the two reservoirs of heat at its two ends conducts an amount of heat Q in time t. Metallic rod is melted and the material is formed half the radius of original rod. What is the amount of heat conducted by new rod when placed in thermal contact with the two reservoirs? बच्चों क्या समझ में आ रहा है बाबा, एक मेटालिक रॉड है, थर्मल कांटेक्ट विद द टू रिजर्वायर्स ऑफ हीट, टू एंड कंडक्ट्स द क्यू। मेटालिक रॉड मेल्ट किया, तो बोलो पहले क्यू था, तो मेटालिक रॉड किया तो उसकी रेडियस कितनी थी बच्चों, इनिशियली आर थी। मेल्ट करने के बाद क्या कहा है उन्होंने, देखो रेडियस कितनी हो गई, हाफ हो गई, मतलब आर डैश हुआ r/2। तो आपको नेक्स्ट केस में कितना, इज इट क्लियर। सो आपको मालूम है बच्चों यहां से ये क्वेश्चन किसके ऊपर है रे बाबा, रेट ऑफ हीट रॉड, रॉड के थ्रू हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन का। तो कंडक्शन में आपको मालूम है, आपको डायरेक्टली क्या दिया है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू इन टाइम टी। सो आपको मालूम है इक्वेशन क्या होता है Q/T का, KA डेल्टा T अपॉन L और X। आया समझ में। तो बच्चों रॉड वही है, उसको खाली मेल्ट किया, मतलब कौन सेम होगा,
के सेम होगा, लेकिन एरिया चेंज होगा, क्योंकि एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, रेडियस चेंज हुआ। मतलब अगर पहले केस में एरिया कितना था बच्चों, पाई आर स्क्वायर होगा, क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल था। सो सेकेंड केस में कितना होगा, पाई आर डैश का स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 4, मतलब ए डैश बिकम ए बाय 4 हुआ, मतलब एरिया भी चेंज होने वाला है। टेम्परेचर डिफरेंस सेम, लेंथ चेंज होगा कि नहीं, होगा ना बच्चों, मेल्ट किया ना, तो आपको मालूम है जब मेल्ट करते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। मतलब कि बाबा इनिशियल रॉड का जो वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू फाइनल, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो ये क्या होगा, ए डैश इंटू एल डैश। तो बच्चों यहां से मुझे बताओ एल डैश कितना होगा रे, ए अपॉन ए डैश इधर चला जाएगा, सो मतलब कितना होगा, 4L होगा। आया समझ में, मतलब अभी आपको अंदाजा आया होगा कि बाबा Q बाय टी में कौन रोल निभाता है, खाली A बाई एल, के कांस्टेंट डेल्टा टी कांस्टेंट, तो आपको कौन चाहिए, Q डैश। तो मैंने यहां से देखा इक्वेशन बनाओ, बाबा Q प्रोपोर्शनल टू A बाई एल है, तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा Q डैश बाई Q, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो A डैश बाई A, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो L अपॉन L डैश। तो सब्स्टिट्यूट करो दोनों वैल्यू, अभी आ जाएगा। सो बच्चों Q डैश इज इक्वल टू A डैश अपॉन A कितना रे, 1/4, ठीक है। देन दूसरा ऑब्जर्व करो, L अपॉन L डैश इधर चला गया तो फिर से 1/4 इंटू Q, मतलब Q डैश कितना हुआ रे, Q बाय 16 हुआ। आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। सो यहां से आंसर मिलता है Q बाय 16। ओके चलो नेक्स्ट क्या है देखो, a total radiant energy per unit area normal to direction of incidence received at distance r from the center of star of radius r whose outer surface radiates a black body at temperature T Kelvin is given by, क्या निकलना है बच्चों, अरे बोलो, रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ रिसीव एट अ डिस्टेंस r, क्या निकलना है, रेडियंट एनर्जी। अरे बराबर है, तो क्या फॉर्मूला होता है बोलो रेडियंट एनर्जी का, रेडियंट एनर्जी होती है पावर पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है रेडियंट एनर्जी का फॉर्मूला, पावर पर यूनिट एरिया। तो बच्चों नाउ सी यहां पे दो चीजें हैं, तो यहां पे जो रेडियंट पावर वो होता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब यहां पे बच्चों जो भी कुछ स्टार है वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो स्टार का कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस पे जा रहा है r, और स्टार का रेडियस कितना है बच्चों, स्मॉल r। अरे पक्का समझ में आया, दो चीजें। तो यहां पे जो पावर पर यूनिट एरिया होता है बच्चों, इसमें ये क्या होता है, कितने डिस्टेंस तक रिसीव हो रहा है स्पेरिकल, तो इसका एरिया क्या होगा, ये हो गई बात। लेकिन आपको आंसर पावर के टर्म में नहीं है, तो आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला कौन देगा, हरे स्टार हीट रेडिएट कर रहा है, सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो पावर क्या होता है बोलो, सिग्मा ए टी रेस टू 4। यहां पे जो ए होता है वो सरफेस एरिया ऑफ स्टार होता है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा सिग्मा, अभी स्टार की रेडियस कितनी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी रेस टू 4। अभी ये पी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो बोलो बच्चों क्या होगा, सो एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई गेट कैंसर। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर बोलो, S is equal to sigma small r square t raised to 4 upon only r square, sigma r square t raised। क्वेश्चन समझ में आया, रेडियंट एनर्जी कैलकुलेट करने की थी तो यूज किया। ओके एनी डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट। Assuming the sun to have the spherical outer surface of radius r, black body at T, power received by unit at ये सेम है, खाली स्टार था मतलब सन है, सन स्टार है, तो खाली टेम्परेचर, क्या इक्वेशन आया था हमारा पिछले केस में बोलो, यस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू टी रेस टू 4, खाली यहां पे टेम्परेचर किस में दिया है, केल्विन में किया है, मतलब इक्वेशन क्या होगा
सिग्मा आर स्क्वायर टी प्लस 273 का पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कौन सा ऑप्शन रे? सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ डाउट? क्वेश्चन आए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। A black body at 227 degrees Celsius radiates the heat at the rate of 7 calorie at temperature of 726 rate of black body heat radiates Stephen Boltzmann law। क्या दिया है बोलो? इनिशियली आपको क्या दिया है रे? टेम्परेचर दिया है, कितना था? 220, लेकिन याद रखने का टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में, मतलब कितना? 500 के। सेकेंड क्या दिया है? उस वक्त हीट एट रेडिएटर, यूनिट देखो बच्चों क्या है? कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू बाय 80 दिया है। अरे आया क्या समझ में? तो आपको मालूम है इसको बोलते हैं रेडियंट पावर, और रेडियंट पावर होता है सिग्मा टी रेज़ टू 4। तो ये दिया है। पहले केस का आपको R1 दिया है, कितना? 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। अभी कहां है? टेम्परेचर चेंज किया बच्चों, कितना हुआ टेम्परेचर? 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना रे? 1000 केल्विन। तो आपको पूछा है R2 कितना होगा, सीधा सीधा। सो आपने देखा है R सिग्मा टी रेज़ टू 4। तो इक्वेशन क्या होगा बोलो बाबा? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 रेज़ टू 4। So T2 1000 upon 500, so 1000 upon 500 to the power 4, यानी 2 का पावर 4 कितना रे? 16। आया समझ में? तो आपको R2 निकलना है, बोलो फाइनल आंसर। R2 होगा 16 टाइम्स ऑफ R1, R1 दिया है आपको 7, so 16 into 7 कितना होगा बच्चों? 112 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। क्वेश्चन आया समझ में? तो यहां से आपका आंसर बनता है 112। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। The two ends of rod of length L and uniform cross section are kept to temperature. Rate of heat transfer through the steady state, मतलब सीधा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का इक्वेशन पूछा था, ऑप्शन नहीं आए। सो क्या था? अरे इक्वेशन बोलो, मतलब डायरेक्टली डी क्यू बाई डी टी का इक्वेशन क्या था? यहां पे लिखो, दिखता है। हाँ, डी क्यू बाई डी टी का इक्वेशन क्या था? के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, फिनिश। यही लिखने का था। 4 ऑप्शंस में 4 इक्वेशन थे, सही से लिख करने का था। कुछ डाउट? नहीं। नेक्स्ट। A black body at 727 emits the energy at a rate। हाँ, वेरी गुड। मतलब क्या है? क्या है आपको? emits the energy at a rate। तो आपको मालूम है पावर इज सिग्मा ए टी रेज़ टू 4। प्रोपोर्शनल पूछा है तो डायरेक्ट करेंगे, टी रेज़ टू 4 यानी 727। हाँ, मतलब क्या होगा? पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1000 रेज़ टू 4। चलो इजी क्वेश्चन है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट। अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस इमिट्स द रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर वेवलेंथ। इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 1000 द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी। किसके बीच रिलेशन है रे? वेवलेंथ टेम्परेचर, मतलब कौन? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ, तो पहला कंडीशंस क्या है बोलो? टेम्परेचर T1 तो कितना था, मतलब कितना रे? 1500 केल्विन। और सही है, उस वक्त लैम्बडा 1 कितना था? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज किया, मतलब इनिशियली 1500 तो 1000 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, मतलब 1227 का कितना होगा? 1000 इंक्रीज प्लस 1000 1327, फिर से 273, मतलब 2500। अरे आए क्या समझ में? सो कितना हुआ? 2227 डिग्री सेल्सियस, यानी इज इट क्लियर? तो आपको कहा है बच्चों लैम्बडा 2 कितना होगा? सो राइट, एज पर विंस लॉ, विंस लॉ क्या कहता है? लैम्बडा इनटू टी कांस्टेंट होता है। सो इक्वेशन यूज करो, क्या होगा? लैम्बडा 1 T1 लैम्बडा 2 T2। तो आप लैम्बडा 2 फाइंड करना है, लैम्बडा 1 T1 बाय T2। करो सब्स्टिट्यूट बच्चों वैल्यूज अभी। बोलो लैम्बडा 1 कितना है?
5000, T1 कितना रे 1500, हाँ T1 कितना 1500, ये कितना 2000, तो ये 2 हो गया तो 3000 एमस्ट्रॉन्ग होगा। आया क्या पक्का समझ में? एनी डाउट? नहीं। सो यहां से आपका आंसर बनेगा 3000 एमस्ट्रॉन्ग। ओके चलो नेक्स्ट। Which of the following rods, each made up of same material and made at the same temperature, will conduct the most heat? हीट का फॉर्मूला है बच्चों, बोलो। रॉड हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन के ए डेल्टा टी बाय, सो आपको मालूम है, फिर से आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो क्या होगा के इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी बाय एल। आपको क्या कहा है, क्या सेम है देखो जरा, मटेरियल सेम यानी के सेम, डेल्टा टी भी सेम। सो बच्चों यहां से मुझे बताओ फिर आपका हीट ट्रांसफर किसके प्रोपोर्शनल होगा रे? आर स्क्वायर बाई एल, है ना, रेडियस दिया है ना यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया रॉड का रेडियस सर्कल, ठीक है। सो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों क्यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब आर ज्यादा होना चाहिए तो एल कम, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है? सेकेंड, आर ज्यादा 2 टाइम्स ए और लेंथ कम। आर इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है नेक्स्ट। If lambda m denotes the wavelength at which the radiation emission from black body at temperature T is maximum, Evin's law na re, lambda m is inversely proportional to T, तो lambda is proportional to T minus 1. Yes. चलो next क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider a compound slab consisting of two different materials having the equal thickness and thermal conductivity is K and 2K. The equivalent thermal conductivity निकालना है। So बच्चों composite slab मतलब क्या? Composite slab मतलब क्या कि बाबा दो rods are connected in series। अरे आए क्या समझ में? कंपाउंड स्लैब के कितने हैं? दो मटेरियल है ना, एक का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है के, दूसरे का कितना है 2K। और क्या दिया है देखो जरा, जब सीरीज में होता है तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या होता है? सेम। दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल थिकनेस है, मतलब बाबा इसका L होगा तो इसका भी L होगा, ठीक है। आगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे पिछले केस में पैरेलल का कॉम्बिनेशन था तो हमने कहा था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो यहां पे क्या होगा रे? थर्मल इक्विवेलेंस इन सीरीज यानी R1 प्लस, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस? L बाई के होता है। सो बोलो यहां से अभी राइट करो, इस साइड क्या होगा रे? L इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट। यहां पे 1 मतलब क्या होगा? L ही है तो L ही लेता हूं, डिवाइडेड बाय पहले का K कितना है? K है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दूसरे का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी 2K इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? A। अरे इज इट क्लियर? हाँ। सो बच्चों अभी L इक्विवेलेंट, लेंथ कंबाइन लेंथ कितना होगा? तो होगा L प्लस L, 2L होगा। तो यहां पे आ जाएगा 2L। के इक्विवेलेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही रहेगा ना सबका, सो डिवाइडेड बाय, यहां से क्या कॉमन आया था बोलो रे? L ए, डायरेक्टली करो सर, L बाय क्या कॉमन आया था? के, तो क्या बचा अंदर? 1 प्लस 1 बाई 2। तो अभी बोलो मुझे क्या कैंसिल हो रहा है? क्या देखो बच्चों, यल ए गेट कैंसिल, यल ए गेट कैंसिल, ये तो हमको कैलकुलेट करना है। तो बोलो फाइनल इक्वेशन बाबा 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन के इक्विवेलेंट, ये कितना होगा? 3/2। तो बच्चों के इक्विवेलेंट कितना हुआ? 4/3 टाइम्स के है ना इधर, अरे 1/k था ना, हाँ कितना होगा? 4K/3। पक्का समझ में आया क्वेश्चन? तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल दोनों भी कॉम्बिनेशन क्लियर हुए आपको? ठीक है नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखो क्या कुछ भी आ सकता है। कितनी होती है वैल्यू स्टीफन बोल्ट्जमैन?
5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square Kelvin raised to 4 है ना। यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, हमने डायमेंशन में ऑलरेडी कवर किया है इसका, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट बोलो, द टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ, different specific heat, conductivity K1, K2, area of cross section, and both having the temperatures T1, T2, the rate of loss of heat due to conduction is easy है ना बच्चों? अरे बोलो क्या क्या सेम है? लेंथ सेम है खाली, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। टेम्परेचर पे देखो सेम है, so, मतलब डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 इज इक्वल टू डेल्टा T। खाली डिफरेंट कौन है? K1 K2, A1 A2, ठीक है। और हिंट क्या दिया है बच्चों आपको कि दोनों का हीट लॉस सेम होगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला? K A डेल्टा T बाई L, K A डेल्टा T बाई L। बच्चों इसमें सेम कौन है और डिफरेंट कौन है बोलो? ये दोनों डिफरेंट है और ये सेम है, तो ये कैंसिल होके जाएंगे। तो कितना इजी था। क्या आता है फिर? K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। सो कौन सा ऑप्शन रे? ये वाला आता है। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट, a black body at temperature 727, its radiating power is 60 watt, temperature of surrounding is 227 degrees Celsius, temperature of black body changed to 1227 degrees Celsius, so radiating power। बच्चों क्वेश्चन किसके ऊपर देखते ही समझ में आना चाहिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी। सो क्या है, लेकिन यहां पे बच्चों नाउ सी, जब आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया रहता है, सो पावर क्या होता है? सिग्मा ए टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट दिया होता तो अभी कंडीशन कितने हैं? 2 है बच्चों, है ना। तो हम क्या करेंगे रे, इक्वेशन कैसे राइट करेंगे? P2 अपॉन P1। तो बच्चों बॉडी तो वही है, सो सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एरिया इज आल्सो कांस्टेंट। तो हम डायरेक्टली लिखे इक्वेशन T1 रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 अपॉन T2 रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस। आया क्या समझ में? ठीक है। स्पीड भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वहां से इसमें टाइम कहां वेस्ट करेंगे। सो बोलो टेम्परेचर 727 केल्विन में करना पड़ेगा कंपलसरी। 727 मतलब कितना? 1000 केल्विन का 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना? 227 मतलब कितना? 500 केल्विन का 4 डिवाइडेड बाय T2 कितना? 1227। इज इट क्लियर? हाँ। सो अभी बोलो कैलकुलेशंस। सो बच्चों यहां पे देखो, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0। सो 2 का पावर 4 मतलब दोनों तरफ से 10⁻⁸ कॉमन आएगा। पक्का समझ में आया? हाँ। सो यहां क्या बचेगा रे? 10⁻⁴ माइनस 5⁻⁴ 15⁻⁴ माइनस 5⁻⁴। अभी यहां पे a² माइनस b² वाला यूज करने का, इजी हो जाएगा। अरे करे मतलब क्या? अरे बोलो, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 10² माइनस 5 का स्क्वायर 10² प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या किसकी बात हो रही है? P2 अपॉन P1 की। तो करो बच्चों अभी ये कैलकुलेशन, कितना होगा बोलो फास्ट। So 100 minus 25 75, 100 plus 25 125, 15 225 minus 25 200, 225 plus 250। आया क्या समझ में? इजी हो जाता है ना। सो ये किसकी वैल्यू है? P2 अपॉन P1 की। अभी देखो बच्चों कैंसिल कैसे करोगे? 125 2 का 250 हुआ। अभी मुझे बताओ फाइनली हमको कैलकुलेट कौन करना है बच्चों? P2 करना है ना। सो P2 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई होगा, कितना है P1? 60 इंटू इस साइड क्या है? 75 अपॉन, है ना। फाइनल कैलकुलेशन करेंगे अभी।
सो बोलो बच्चों, आपको मालूम है 25 3 का, 25 8 का, सही है। देन 4 2 का, फिर 4 15 का, सही है क्या? कुछ तो किया है क्या गड़बड़? नहीं ना। 125 2 का 75/200 इंटू 60, 15 3 का 45/2 कैसे हुआ? अरे इधर P1/P2 है ना बच्चों। अरे ऊपर 1 की कंडीशन सब्स्टिट्यूट की ना, खाली हुआ कुछ नहीं। मतलब ये जो रेशो है किसका था हमारा? ओए उल्टा लिख दिया। P1/P2, P1/P2 आया क्या समझ में अभी? तो फाइनली बोलो, सॉरी चलो क्या हो जाएगा बोलो, यहां से आपको कैलकुलेट करना है P2, तो बच्चों उल्टा हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। सो मतलब कितना होगा? 400/75 इंटू 60। आया समझ में? अभी करो कैलकुलेशन, फाइनल कितना होगा? 25 3 का बोलो, 25 1 का, 6 का, 3 20 का, तो P2 कितना आया बच्चों? 320 वाट आया। अरे आया क्या समझ में? गलती से यहां से P2 P/V नहीं कह रही है। एनी डाउट? नहीं। सो आपका आंसर आता है 320 वाट। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक? नहीं, कैविटी मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी स्टडी किया था ना हमने, ठीक है। द विंस डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन wavelength corresponding to maximum energy and temperature. चलो, cylindrical rod having a temperature T1 and T2 at its end, rate of heat of flow is Q1 calorie per second. If all the linear dimensions are double, keeping the temperature constant, then heat flow Q2. बोलो बच्चों क्या है हीट फ्लो का इक्वेशन? Q/T क्या होता है? वही चल रहा है फिर से, K डेल्टा T बाय। अभी मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ दूसरा इक्वेशन क्या होता है? K इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा टी बाय एल। ये हुआ बच्चों Q/T का इक्वेशन। अभी बोल रहे लीनियर डायमेंशन डबल की है। अभी डायमेंशन मतलब कौन रे? अरे ये रॉड का डायमेंशन मतलब कौन? ये रेडियस भी डबल किया और ये क्या है? लेंथ। मतलब पापा एल डैश कितना किया? 2L। आर डैश कितना किया? अभी आया क्या समझ में? तो आपको यहां से ये पता चला था हमने पिछले इक्वेशन में, Q/T किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर बाय एल के। तो करो, आपको क्या फाइंड करना है? सेकेंड कंडीशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? Q/T ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, पहला कितना था? Q1। अब ये रेशो कैसे लिखोगे बोलो? आर डैश की जगह क्या हुआ? 2R, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। नीचे एल डैश कितना हुआ? 2L, तो यहां पे कितना आ जाएगा? अरे आया क्या समझ में? तो मुझे बताओ, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये समझ में आया? QT2 किया तो 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई एल। तो आर स्क्वायर बाई एल कौन था हमारा? पहला वाला। Q/T को उन्होंने क्या कहा है? Q1। सो फिनिश ना बच्चों। मतलब Q/T सेकेंड कितना टाइम आया? 2 टाइम्स ऑफ Q। अरे पक्का समझ में आया? डायमेंशन डबल किए तो कितना चेंज होगा? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा m एट 2000 केल्विन। इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, इजी है ना बच्चों? वेवलेंथ और टेम्परेचर, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। पहली कंडीशन क्या थी देखो? वेवलेंथ लैम्बडा m, टेम्परेचर 2000। तो आपको पूछा है लैम्बडा m डैश कितना होगा जब टेम्परेचर कितना हुआ? तो बोलो बच्चों हम क्या कहते हैं? विंस लॉ मतलब लैम्बडा m इंटू टी कॉन्स्टेंट। तो कैसे लिखेंगे? लैम्बडा m इंटू 2000 इज इक्वल टू लैम्बडा m डैश इंटू 3000। सो बोलो लैम्बडा m डैश कितना हो जाएगा? लैम्बडा m डैश बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा m। आया समझ में? चलो नेक्स्ट बोलो क्या है?
The radiant heat from the sun incident normally on the surface is 20 kilocalorie meter square minute. What would have been the radiant energy incident normally on the earth if sun had temperature twice of the present? Easy ना बच्चों? अरे दिया क्या है, देखो ये यूनिट देखो, कैलोरी मतलब Q बाय ए टी दिया है, कितना था 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट। उस वक्त टेम्परेचर कितना था रे, T1 था। तो इसको ही क्या बोलते हैं, मैंने कहा है रेडियंट पावर। अरे सो 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट जब टेम्परेचर था T1। सो आपको कहा है बच्चों R2 कितना होगा जब T2 कितना किया। तो आपको मालूम है रेडियंट पावर क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4। तो करो खाली कैलकुलेट, क्या हो जाएगा इक्वेशन, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू T2 बाई T1 रेस टू 4। सो R1 कितना बच्चों 20, T2 बाई T1 कितना हो जाएगा 2 रेस टू 4 मतलब कितना रे 16। तो बोलो R2 कितना आया 320 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट। अरे आया क्या समझ में, ठीक है ओके। नेक्स्ट, a black body is at a temperature 500, it emits a energy which is proportional to, अरे T रेस टू 4 ना, तो केल्विन में ही है तो कितना हो जाएगा 500 रेस टू 4। ठीक है चलो 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हीट इज फ्लोइंग टू द टू सिलिंड्रिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब कौन सेम रे, हाँ कंडक्शन का सवाल। K1 इज इक्वल टू डायमीटर्स ऑफ रॉड इन द रेशियो D1 बाई D2 किसके प्रोपोर्शनल है 1:2। लेंस इन द रेशियो L1 अपॉन L2:2 2:1। टेम्परेचर डिफरेंस सेम। तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो, मतलब कौन रे P1 अपॉन, सो बच्चों अभी बहुत बार किया है तो मैं डायरेक्टली बता दो, हमने देखा पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर अपॉन यल, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं। तो आपको क्या फाइंड करना है, पावर का रेशियो। तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, P1 अपॉन P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो D1 बाय D2 का स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो L2 बाय L1। तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों, क्या आ जाएगा बोलो, हाँ D1 बाई D2 कितना है 1/2, उसका 1/4। L2 बाई L1 कितना आ जाएगा, L2 बाई L1 ना 1/2 आ जाएगा। अरे इज इट क्लियर, तो कितना आ गया रेशियो P1:2 P2 इज इक्वल टू 1:8। पक्का अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, if the temperature of sun is double, the rate of energy received will be increased by factor। easy, rate of energy increase मतलब वही ना बच्चों, P is equal to sigma A T raised to 4, तो पावर प्रोपोर्शनल टू, आपको खाली क्या कहा है यहाँ पे, फास्ट बोलो, टेम्परेचर डबल किया सो T2 बिकम्स 2T1। तो बोलो फास्ट क्या हो जाएगा, फैक्टर मतलब रेशियो ही पूछा है, so P2 upon P1 is equal to T2 upon T1 raised to 4, so 2T1 upon T1 raised to 4, so P2 by P1 is equal to 16 हो गया। फैक्टर मतलब रेशियो फाइंड करना है, so कितना आया 16। ठीक है नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, a cup of coffee cools from 90 to, अरे बोलो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, पहले लॉ बोलो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब क्या डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सी, यहां पे होता है θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0, मतलब यही क्या होगा θ1 माइनस θ2 बाय टी, प्रॉपरली इक्वेशन। अभी पहला कंडीशन क्या है देखो जरा, बाबा बॉडी कूल किया कहां से रे, θ1 90 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस, उसे लिए कितना टाइम लगा रे T मिनट्स लगा। अभी दूसरा कंडीशन क्या है 80 to 60 गया,
80 डिग्री सेल्सियस टू कितना 60 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कहा है टाइम कितना लगेगा बच्चों, सेकेंड केस का टाइम कितना लगेगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया आपको, देखो लास्ट में कितना है, थीटा नॉट जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों दो इक्वेशन बनेंगे, फटाफट बोलो, पहला इक्वेशन बोलो, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 90 माइनस 80 बाय टी इज इक्वल टू सी, यहां पे दोनों का एवरेज 90 प्लस 80 कितना 170, 170 बाई 2 कितना 6 85 ना, हाँ 85 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये चलेगा ना, थोड़ा फास्ट लेता हूं, हाँ दूसरा इक्वेशन बोलो, दूसरा 80 माइनस 60 अपॉन टी डैश, वही तो फाइंड करना है सेकंड केस का, सी अभी इसका 80 60 140 बाई 2 70, 70 माइनस 20, तो बोलो बच्चों अभी टी डैश निकलना है तो हमारे पास सी नहीं होता, तो दोनों इक्वेशन डिवाइड करने पड़ते हैं, तो कांस्टेंट चला जाता है, अभी एक ही अननोन टी डैश, तो बोलो यहां से कितना हुआ 90 माइनस 80 बाई टी 10 बाय टी, इसका रेसिप्रोकल टी डैश बाय 20 डिवाइड किया ना, टी डैश बाय 20 इज इक्वल टू 85 माइनस 20 कितना रहे 65 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 20 50, तो बच्चों क्या निकलना है हम लोगों को, टी डैश, हाँ टी डैश ऊपर है, हाँ बोलो, सो टी डैश कितना होगा रे, सो टी डैश इज इक्वल टू 65 2 का 130 अपॉन 50 इंटू टी, यानी बोलो बच्चों 13/5 ना, डायरेक्टली उतना ही दिया है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अरे पक्का समझ में आया, चलेगा ना, थोड़ा जल्दबाजी की लेकिन इक्वेशन तो समझ में आया, इक्वेशन में खाली सब्स्टिट्यूट किया, तो कितना आता है 13/5 टी। नेक्स्ट क्या है देखो, a body cools from temperature 3T to 2T in 10 minutes, room temperature is T, Newton's law of cooling is applicable, the temperature of the body at the end of, हाँ अभी भारी क्वेश्चन है, बोलो पहला कहां से कहां गया, बोलो थीटा 1 3T, थीटा 2 2T और सराउंडिंग टेम्परेचर T, अरे और पहले केस में टाइम कितना लगा 10 मिनट, अभी सेकंड केस क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स, मतलब क्या हो जाएगा रे बाबा, थर्ड केस में थीटा 3 कितना रहेगा, थीटा 2 तो था हमारा कितना 2T, थीटा 3 मालूम नहीं कितना जाएगा, वही तो निकलना है, कितने नेक्स्ट 10 मिनट्स में, मतलब T2 भी कितना है 10 मिनट, सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो भी कितना है, अरे समझ में आया, तो अभी मुझे बोलो लॉ के हिसाब, लॉ लिखो एक बार, क्या होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय टी इज इक्वल टू, बोलो थीटा कांस्टेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 माइनस थीटा नॉट, अभी पहला ही क्वेश्चन बोलो रे, डायरेक्टली बोलो थीटा 1 माइनस थीटा 2 3T माइनस 2T टी बाय 10 ना, T1 10, बोलो एवरेज बोलो सी 3T प्लस 2T, तो बोलो यहां से कितना होगा, सी मिल जाएगा क्या रे इस इक्वेशन से, हाँ देखो ये कितना 1.5T ना, तो सी कितना हुआ, सो T बाई 10 इज इक्वल टू 1.5T इंटू सी, टी गेट कैंसर, तो सी कितना हुआ बच्चों 1/15 हुआ, अरे आया क्या समझ में, डायरेक्ट मिल गया, अभी दूसरा इक्वेशन बोलो रे, इक्वेशन बोलो थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब 2T माइनस टी डैश निकालना है, फिर से कितने टाइम लगा 10 मिनट्स लगा, ठीक है, फिर से सी सी सब्स्टिट्यूट करो ना, अभी कितना मिला, यहां पे एवरेज होता है ना किसका रे 2T प्लस टी डैश अपॉन 2 माइनस टी, अभी टी डैश को खाली सिंप्लीफाई करना है, तो बोलो क्या हो जाएगा, सो 2T माइनस बच्चों यहां पे 2 3, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 60 माइनस 3T डैश, यहां पे ये 2T कैंसिल हो जाएगा, सो टी डैश बाई 2E बचेगा, मतलब खाली बचा टी डैश, कितना बचा टी डैश, तो बोलो कितना होगा 4T डैश इज इक्वल टू 60, सो टी डैश इज इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2T, अरे आया क्या समझ में, हाँ
ठीक है, सो यहां पे आंसर मिलता है 3/2t। लास्ट क्वेश्चन, sorry, second last. Certain quantity of water cools from 70 to 60 in first 5 minutes and 254 in next 5 minutes. Temperature of surrounding निकलना है। सब क्वेश्चन अलग अलग। यहां पे सराउंडिंग बोलो बच्चों, पहला कंडीशन बोलो फटाफट। कहां से कहां रे? θ1 70 डिग्री सेल्सियस, θ2 60 डिग्री सेल्सियस, टाइम लगा 5 मिनट। सेकंड बोलो, θ2 60 डिग्री सेल्सियस से कहां चला गया? θ3 54 चला गया, उसके लिए टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स। सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना है। तो बोलो फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन फटाफट। θ1 माइनस θ2 अपॉन T इज इक्वल टू C θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। तो दो काय होईल पहिले इक्वेशन? 70 माइनस 60 किती रे? 10/2 म्हणजे किती येतं? 5C 65 माइनस θ0। अभी सेकंड में क्या आ जाएगा? कितना था? 60 माइनस 6, हाँ 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा? 6/5 इज इक्वल टू C इन ब्रैकेट। सही है, दोनों इक्वेशंस डिवाइड करेंगे बाबा। तो बोलो सब्स्टिट्यूट करे दिए तो ये ऊपर चला जाएगा। सो बोलो कितना हो जाएगा? C गेट कैंसिल। तो बच्चों ये सीधा होगा 2 3 का, सो ये 5/3 इज इक्वल टू 65 माइनस θ0 अपॉन 57 माइनस θ0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सो बोलो 55 इंटू 57 माइनस θ0 इज इक्वल टू 3 इंटू 65 माइनस θ0। तो करो बच्चों, यहां से 55 का 285 माइनस 5 θ0 इज इक्वल टू 195 माइनस 3 θ0। तो उधर चला, ये इधर चला जाएगा। सो 2 θ0 इज इक्वल टू 285 माइनस 195, 550 18 माइनस 9 7। अरे सही है क्या? सॉरी 18 माइनस 9 9। सो θ0 इज इक्वल टू 19/5, तो कितना आया? 45 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आपका आंसर आता है 45 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। A beaker full of hot water is kept in a room if it cools from 80 to 75. So बच्चों फटाफट, पहला कंडीशन क्या है? टाइम T1 कहां से कहां जा रहा है? 80 टू 75 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड T2 में 75 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। T3 में 70 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पूछा है टाइम का कंपैरिजन, किस में टाइम कम लगेगा, कूलिंग में ज्यादा वगैरह। सो आपको मालूम है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? बोलो बाबा, dθ/dt यानी रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ माइनस θ0। और यही आपके लैंग्वेज में क्या होता है? dθ/dt प्रोपोर्शनल टू θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। सो ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। अरे क्लियर? सो आप देख रहे हो बच्चों, अगर 3 कंडीशन के लिए हमने निकाला तो टेम्परेचर डिफरेंस कब ज्यादा रहेगा? सीधा सीधा है, जब हायर टेम्परेचर पे। मतलब हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा रहेगा, मतलब कम टाइम लगेगा। सेकेंड में टेम्परेचर डिफरेंस कम आएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरे में और कम आएगा, तो रेट ऑफ कूलिंग और कम यानी ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा? T3 में। तो ऑर्डर कैसा होगा? T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। मतलब कौन सा रे? फर्स्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर बच्चों? So we completed the PYQs on thermal properties of matter. Thank you. चलो, तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।